अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स यानी आबाद ने भत्ते की बढ़ती हुई धमकियों और फायरिंग के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। कल चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि कराची में भत्ते के वाकयात बढ़ रहे हैं। 5 माह में हमारे 10 मेंबर्स को भत्ते के लिए कॉल्स आई। दुबई और ईरान के नंबर से 5 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा गया और ना देने की सूरत में उनके ऑफिस पर और चौकीदारों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 8 से 10 लोग जख्मी हुए और 1 आदमी शहीद भी हुआ। पिछले 5 महीने में हमारे तकरीबन 10 मेंबर्स को एक्सटॉर्शंस की कॉल आई। दुबई से कॉल आई, यूएई से कॉल आई और आई ईरान से, और उनसे 5-5 करोड़ रुपए मांगे गए और ना देने की सूरत पे उनको उनके ऑफिस पे, उनके लोगों पे, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स पे, उनके चौकीदारों पे फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 8-10 आदमी हमारे लोगों के जख्मी भी हुए और 1 आदमी कल शहीद भी हुआ। इस हवाले से एक वीडियो भी सामने आई है जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब का वक्त है और आप वीडियो में इस वक्त देख सकते हैं कि बिल्डिंग के बाहर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसके बाहर एक चौकीदार मौजूद है। बाइक पर 2 लोग हेलमेट पहने आते हैं, पर्ची थमाते हैं और उसके बाद उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। खुले फायर करते हैं और चौकीदार पर भी फायरिंग करते हैं और उसके बाद वो गिर जाता है और ये दोनों अफराद भत्ते की पर्ची देकर और फायरिंग करके चले जाते हैं। ऐसे वाक़यात में जो है वो चौकीदार शहीद भी हो चुके हैं, जैसा कि आबाद के चेयरमैन ने भी बताया था। ये वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, जिसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि 2 हेलमेट पहने बाइक पर लोग आते हैं, वो भत्ते की पर्ची पकड़ाते हैं, उसके बाद फायरिंग शुरू कर देते हैं और चौकीदार को के ऊपर बाकायदा सरेआम ये फायरिंग हो रही होती है और उसके बाद वो फायरिंग करके वापस चले जाते हैं। आबाद के चेयरमैन ने मजीद कहा कि ये लोग अपना बैंक अकाउंट नंबर भी देते हैं कि जिनमें आप ये पैसे डिपॉजिट करें, फिर भी वो लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। उन्होंने सेफ सिटी कैमरास का जिक्र करते हुए बताया कि इन कैमरास से क्यों भत्ताखोरों को नहीं पकड़ा जा रहा है। इस मामले पर MQM ने भी तशवीश का इजहार किया है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज आबाद के एक वफ़द से मुलाकात की है। वज़ीर आला हाउस के एलामिये के मुताबिक वफ़द ने भत्ते की पर्चियां और टेलीफोन नंबर्स वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले किए। वज़ीर आला ने कहा कि ज़मीनों पर कब्ज़े और भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हमने पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था, अब भी उन्हें कटहरे में लाएंगे। वफाकी हुकूमत से बात करके बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों को लेकर आएंगे। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आला ने पुलिस को हिदायत की कि आबाद की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करे। सारे मामले पर बात करेंगे चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मोहम्मद हसन बख्शी साहब हमारे साथ बुर्द बख्शी में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है कराची के ताजिरों ने, कराची के लोगों ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं, भत्ते के मामला देखे हैं। 5 महीने से ये मामला चल रहा है और इतनी दीदा दिलेरी से चल रहा है कि वो सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन दे के जाते हैं, फ़ोन नंबर सब कुछ। तफसीलात आवाम के सामने बताइएगा। जी, पहले ये हुआ सिलसिला, पर्ची आने लगी, उसके बाद फ़ोन कॉल्स आए, उसके बाद इन्होंने ऑफिस पे फायर शुरू किया, अब इन्होंने स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी, हमारे लोग इसमें शहीद भी हुए। हमने तमाम तफसीलात सिवाय मतलब नॉट इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर तमाम लोगों को दिए। कोई पाकिस्तान का सेंसिटिव इदारा नहीं है जहां मैंने ये तफसीलात नहीं भेजी हूँ। और आज मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को दी कि सर देखिए आपके यहाँ की रिसीटेड रसीद है। अच्छा, उनके तो लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पर जाने से पहले उनके सामने ये मामला लेकर आते हैं या वज़ीर दाखिला को बताया? उन्होंने एक्नॉलेज किया, उन्होंने कहा ठीक है मेरे से ओवरलुक हो गया होगा ये। अच्छा, आपने जब दी कि जी हम आपके ऑफिस में भी शिकायत कर चुके तो उन्होंने फिर एक्नॉलेज किया? जी नहीं, उन्होंने एक्नॉलेज किया। देखिए हो ये रहा है, अब ये इसका 2nd लेवल हो गया है। वो लोग ईरानी नंबर से कॉल कर रहे हैं, उनको आप दोबारा कॉल करें तो वो बात करते हैं, जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, आपकी बिल्डिंग बन रही है, प्लॉट नंबर हमें लिखा दें, फाउंडेशन निकालने, 3 फ्लोर डालने, बाकी हम 4 साल की एक साथ में आपसे पैसे लेंगे किस्तों में, और बिटकॉइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए उनको इतना यकीन है कि नोबडी इज़ गोइंग टू टच देम फॉर 4 years। वरना अमूमन डाका मारने या चोरी मारने वाले का ख्याल होता है चोरी मारे और भागे, बोलता है आराम से पैसे दें। मुझे ये नहीं, मुझे IG साहब ने ये कहा कि 2024 में और 2025 में हमने रेड वारंट के लिए फेडरल गवर्नमेंट को भेजा है, पर वो अभी तक रेड वारंट इशू नहीं हुआ। तो मेरा मोहसिन नकवी साहब से भी सवाल है, क्यों इन लोगों के ख़िलाफ़ रेड वारंट इशू नहीं किया जा रहा है और इनको वहाँ से पकड़ के ला के यहाँ कठेरे में खड़ा किया जा रहा है? इन 5-6 लोगों ने जो कि गैंग वॉर का पार्ट थे, तमाम लोगों की ज़िंदगी, कारोबारी लोगों की ज़िंदगी मुश्किल की हुई है। ये मैंने 10 लोग तो मेरे पास जो रिपोर्टेड हैं, मैं समझता हूँ मेरे 25 से 40 मेंबर दे रहे हैं रेगुलर पैसा, और बेहिसाब दुकान वाले भी दे रहे हैं जो ओल्ड एरियाज़ में।
क्या करें लोग। और मुझे ये हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने बताया कि वो तो अकाउंट नंबर भी दे रहे हैं जहाँ पैसे डाल रहे हैं, और ये बात आईजी साहब के सामने हुई। बैंक अकाउंट कहाँ का? पाकिस्तान का बैंक जी, पाकिस्तान का बैंक अकाउंट। और फिर भी अगर वो भत्ते की पर्ची देते हैं, साथ में बैंक अकाउंट नंबर भी पाकिस्तान का देते हैं कि इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर जी, जो 10-20-50 हज़ार वाले हैं, जो दुकानदारों के केस है। हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे केस में तो वो बोलते हैं बिटकॉइन से दे दो, या उनका पैसा आदमी ले जाता है और लोग दे रहे हैं। देखिए, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। लोग या तो अपने कारोबार बंद कर दें या अपनी ज़िंदगियों से ख़त्म कर दें उम्मीद। क्या करें मुझे बताइए। आपने कहा गैंग वॉर के लोग हैं ये, यानी जो लियारी गैंग वॉर में माजी के किरदार थे, उनके नाम से ये भत्ते की पर्चियाँ आ रही? जी, उनके नाम से। ये वो लोग थे कुछ जो पाकिस्तान से भाग गए थे उस ऑपरेशन के दरमियान। ये वही लोग हैं, तमाम एजेंसीज़ को मालूम है। यहाँ पर जो लड़के 2, 4, 5, 6 इन्होंने मारे हैं पुलिस मुकाबले में, ये देखें, ये वो बच्चे हैं जो 25-50 हज़ार रुपये लेके फायर करते हैं। यहाँ पावर्टी है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। असली रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे। रूट कॉज बैठा है ईरान में, रूट कॉज बैठा है दूसरे मुल्कों में, उसको एड्रेस करें। फेडरल गवर्नमेंट को कराची को ओन करना पड़ेगा और ये इसका मसले का हल ढूंढना पड़ेगा। एजेंसियों ने या वफाकी वज़ीर दाखिला ने ये बताया या उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग ईरान में कहाँ बैठे हुए हैं, या फिर ईरान में बैठे हुए हैं तो क्या वाकई बैठे हुए हैं? ये कन्फर्मेशन है या सिर्फ नंबर से कॉल आ रही होती है, असल में वो कहीं और हैं? जी, वो लोग हैं ईरान में, उनके पास सब चीज़ें हैं। और मैंने कहा नहीं तो नेक्स्ट वीक मैं उनका घर का एड्रेस, मैं उनकी घर की तस्वीरें और मैं उनका गूगल एड्रेस रिलीज़ कर दूंगा। अगर आपके पास नहीं है, उनके पास है सब। उनके पास है जी, तो आपके पास कैसे है? जैसे उनके पास है। ओके, तो मुझे ये बताइएगा कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये जो मारामारी का सिलसिला है, कि फायरिंग का सिलसिला है, ये भी रिसेंटली है जिसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुए? ये जब आदमी हमारा शहीद हुआ ना, तब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले भी फायर हुआ, गार्डन ईस्ट में भी हुआ, गार्डन वेस्ट में भी हुआ, मलिर में भी हुआ। उस वक्त हम ये अज्यूम कर रहे थे हमें कि हम ये चीज़ें कंट्रोल कर ली जाएंगी। देखिए, हम भी सनसनी नहीं फैलाना चाहते थे। ये हमारा मुल्क है, हमारा शहर है। बट हाउएवर अगर हमारी जानों तक बात आ जाएगी, हम जब तक या वेट करें कि मेरे गिरबान तक या मेरे छाती तक गोली नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। वी नीड टू स्पीक आउट एंड वी स्पोक आउट एंड वील अगेन स्पीक आउट। बट वज़ारत जो इजलास हुआ जिसमें आप लोग मौजूद थे वज़ीर आला के साथ, उस एलामे के मुताबिक आईजी पुलिस भी मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग में बताया कि कार्रवाइयाँ की गई। जब आप लोगों ने उनसे शिकायत की, उन्होंने ये भी बताया कि एसोसिएशन की शिकायत पर बैरून मुल्क से भत्ताखोरी करने वाले एक गिरोह से मुंसलिक 3 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी, मेरे देखिए, इसमें मेरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क है। मैं ये कहता हूँ, ये सामने जो लोग हैं दे आर नॉट द मेन पीपल। आपको इनको बाहर से लाना होगा। देखिए, वहाँ ये बच्चे हैं सर, ये 50 हज़ार आप मार देते हैं इनको, दूसरे 10 लोग रिक्रूट होने को तैयार हैं। यानी ये जो पर्चियाँ ड्रॉप कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये फ्रंटमैन हैं, असल में लोग बाहर बैठे हुए हैं। और उसके लिए फिर वज़ीर आला ने क्या यकीन दहानी कराई? वफाक से बात करेंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला से बात करेंगे? प्राइम मिनिस्टर से मैं खुद बात करूँगा और मैं इंटीरियर मिनिस्टर से बात करूँगा और ये मसला एड्रेस करवा के दूंगा। उन्होंने मुझसे वादा किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आई एम इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आई एम कमिंग टू आबाद हाउस और वील स्टैंड विथ यू वॉट एवर इट इज़। और आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये सिर्फ बिल्डर्स के लिए मसला हुआ है या दीगर ताजरों ने भी आपसे रब्ता करके बताया कि एक बहुत बड़े स्केल पर ये मसला कराची में फैल गया? जी, हमारे साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे भी थे। उन्होंने कहा कि हमारे से दुकानों से भी बेहिसाब लिया जा रहा है। और ये देखें, सबके इल्म है, ये ऐसी कोई बात नहीं कि दिस इज़ समथिंग हिडन। एजेंसीज नो इट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नो इट। अब देखिए, हम व्हाट आर वी आस्किंग फॉर? हम चाहते हैं कि हमको सिक्योरिटी फराहम की जाए, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस माहौल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। कराची बीइंग द इकोनॉमिक इंजन ऑफ कंट्री, आहिस्ते आहिस्ते इसको, हमें तो लगता है बैरून मुल्क भी शामिल हैं इसमें, इसको स्लो डाउन किया जा रहा है और एक वक्त ये ऐसा आएगा कि ये बंद हो जाएगा काम। और ये सिर्फ कराची के बिल्डर्स के साथ और कराची के ताजिरों के साथ हो रहा है या दीगर शहरों में या दीगर सूबों के शहरों में जो आपके ज़रा आप जानते होंगे बिल्डर्स को, ताजिरों को, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है? ये तो बड़े कमाल की बात है। ये पर्चियाँ ना लाहौर में आ रही हैं, ये ना पर्चियाँ इस्लामाबाद में आ रही हैं, ये सिर्फ कराची में आ रही है। और पहले तो ज़ाहिर जब लियारी गैंग वॉर था तो उनका बेस भी यहाँ मौजूद था। जिस तरीके से वो ऑपरेट करते थे, किस तरीके से फैले, वो सारे कराची वालों ने देखा है, आपने भी विटनेस किया है। अब फ़र्क ये है कि फुटप्रिंट इतना नहीं है उनका, मगर वो बैरून मुल्क से पर्चियाँ भिजवा रहे हैं और उनके फ्रंटमैन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कारिंदे यहाँ पर बाकायदा मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल है। तो आपको किस हद तक यकीन है कि जो चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई है कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो? देखें, व्हाट चॉइस आई हैव, मुझे अगर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, फेडरल, प्रोविंशियल या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
कहते हैं कि विल टेक केयर ऑफ इट, तो मुझे तो यकीन करना ही है ना, व्हाट अदर चॉइस वी हैव। आपने ये भी कहा था कि मुजाहरा करेंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई। देखिए तो हमारे पास चॉइसेस हैं, हम काम बंद कर दें, प्रोटेस्ट करें, या हम भी वेपन्स उठाएं और ये वाइल्ड वेस्ट की तरह यहाँ जंगल का कानून हो जाए। प्लीज़ डोंट फोर्स अस। हम कारोबारी लोग हैं, कारोबार करना चाहते हैं, हमें कारोबार करने दें। सिक्योरिटी फराहम करना स्टेट की जिम्मेदारी है, इनका ऑब्लिगेशन है, ये कोई फेवर नहीं है। बराए मेहरबानी व्हाट वी आर आस्किंग कि अगर आप चाहते हैं हम कारोबार करें तो हमें सिक्योरिटी फराहम करें, नहीं तो हमें बोलें कि आप 5 साल में अपना काम वाइंड अप करें, विल गो अवे। ये बताइए कि कोई इमीडिएटली कोई ऐसा कनेक्शन बिल्ड किया गया है कि अगर आपके किसी भी मेंबर को या किसी भी ताजिर को, चाहे वो चैम्बर का ही से मुंसलिक हो, कोई भी फौरी तौर पर अगर धमकी की कॉल आए या भत्ते की पर्ची आए तो वो आपको बताए, या फिर फौरी तौर पर वज़ीर आला या फिर IG के इल्म में आए ताकि फौरी तौर पर कार्रवाई? जी बिल्कुल। CM साहब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें CM साहब हैं, मैं हूँ और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं। उन्होंने कहा है कि आप बेफिक्र हो के रात हो दिन हो आप मुझे रिपोर्ट करो, आई विल इंश्योर कि ये चीज़ें नहीं हो। हम नहीं चाहते इस प्रोविंस से इन्वेस्टमेंट जाए, हम इन चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिंध विल स्टैंड विथ यू अगेंस्ट ऑल दीज क्रिमिनल्स। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कोई धमकी ऐसा कोई सिलसिला हुआ? नहीं, अभी तक तो मेरे पास नहीं आई है, बट आज मुझे एक रिपोर्ट हुआ है इंसिडेंट हैदराबाद में, हमारे एक मेंबर के यहाँ एक गोली फेंकी गई है कि पैसे दिए जाएं। सो ये देखें, नहीं रोकेंगे ना तो ये हाईजैकिंग, फिर आप किडनैपिंग शुरू हो जाएगी। वी आर हेडिंग टू अ डिफ़िकल्ट डायरेक्शन, चैलेंजिंग डायरेक्शन। तभी मैं कहता हूँ फेडरल इदारे और प्रोविंशियल इदारे सब सर जोड़ के बैठें और इस मसले का हल निकालें इन द इंटरेस्ट ऑफ कराची, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिंध एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और जो आप किडनैपिंग की बात करें, माजी के तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं, पहले ऐसे हुआ करता था कि गोली दी जाती थी, एक लिफाफे में आती थी, फिर फायरिंग का सिलसिला, फिर किडनैपिंग का सिलसिला। आप कह रहे हैं ये उस रविश पर मामला चला जाएगा? जी, तरसों 2-3 दिन पहले शहीद मिल्लत पे सुबह 6 बजे एक आदमी को, वकील साहब को किडनैप किया गया और उसको इंटीरियर सिंध में छोड़ा गया सुबह 6 बजे। आप कराची से वाकिफ़ हैं, शहीद मिल्लत इज़ द हार्ट ऑफ द सिटी। अगर ये चीज़ें होंगी, वो कोई पिकेट आ गई तो उन्होंने छोड़ दिया, तो सर कौन अपने बच्चे यहाँ रखेगा, कौन सरमायाकारी करेगा, कौन इत्मीनान से घूमेगा बाहर? बहुत शुक्रिया बख्शी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो प्रोमिस किए हैं उन्हें पूरा भी करेंगे। वफाक हो, सूबा सिंध हो, एजेंसियां हों, वो तमाम मिलकर कराची के शहरियों को इन भत्ताखोरों से महफूज रखेंगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आइन के आर्टिकल 209 के तहत किसी जज को ओहदे से हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास होता है, मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनकी अपनी ही हाई कोर्ट ने जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है और कहा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं थी, इसलिए बतौर जज उनकी तैनाती गैर कानूनी थी। लिहाजा वजारत कानून जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डीनोटिफाई करे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना इनवैलिड डिग्री केस में गुज़िश्ता समातों की तरह आज भी गैर मामूली समात हुई। इंतहाई उजरत में एक ही दिन में फरीक़ैन के दलाइल सुने गए और चंद घंटों बाद ही फैसला सुना दिया गया और किसी भी एतराज़ को अहमियत नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने आज ही मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक हमने फरीक़ैन के वकला, इस्लामाबाद बार काउंसिल के नुमाइंदों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के नुमाइंदों के दलाइल सुने और उनकी मुआवनत से रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। हमने रिस्पॉन्डेंट यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अपना जवाब और तालीमी असनाद जमा कराने के लिए मुनासिब मौका दिया, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हुए, जिसकी वजूहात वो खुद बेहतर जानते होंगे। लिहाजा इस अदालत के पास इस मामले में कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। फैसले के मुताबिक अगर किसी चीज़ की वजाहत या तफसील मुनासिब समझी गई तो बाद में तफसीली वजूहात जारी की जाएंगी। मज़कूरा रिट पटिशन को इन शराइत की वजह से मंजूर किया जाता है कि किसी हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर फाइज होने की अहलियत किसी शख्स का ज़ाती मामला होता है और उसका बतौर अदालत या अदालत के रुकन की हैसियत से फ़राइज़ की अंजाम दही से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आला अदालतों के जजेस की तकर्री के लिए अहलियत आइन में वाज़े तौर पर दर्ज है। आइन में मुकर्रर की गई अहलियत का हामिल होना किसी भी फ़र्द के लिए आला अदालत के जज के ओहदे पर फाइज होने के लिए लाजमी शर्त है, मगर रेस्पोंडेंट यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी तकर्री के वक्त और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से कन्फर्मेशन के वक्त LLB की वैलिड डिग्री नहीं रखते थे, जो बतौर वकील इनरोलमेंट के लिए पेशगी शर्त है जब वो वकील ही नहीं बन सकते थे। तो नतीजतन आइन के आर्टिकल 175A के तहत वो हाई कोर्ट के जज बनने के भी अहल नहीं थे। लिहाजा हम करार देते हैं कि रेस्पोंडेंट यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज
तैनाती कानूनी इख्तियार के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि वो हाई कोर्ट के जज बनने के अहल ही नहीं थे। लिहाजा वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। इस हुक्मनामे की एक कॉपी वजारत कानून और इंसाफ डिवीजन को भेजी जाए ताकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस अदालत के जज के तौर पर डिनोटिफाई किया जाए और मजीद ज़रूरी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ तमाम ज़ेर इल्तवा मुतफर्रिक दरख्वास्तों को भी निपटा दिया जाता है। इससे पहले आज जब समाअत हुई थी तो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रिकॉर्ड समेत पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड कराया। साथ ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकला अकरम शेख और बैरिस्टर सलाहुद्दीन भी समाअत में शरीक हुए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बोलना शुरू किया तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील अकरम शेख ने मौका अख्तियार किया कि मेरी दरख्वास्तों पर फैसला किए बगैर आप रिकॉर्ड नहीं देख सकते। इस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि केस काबिल समाअत होने का मामला पहले ही तय हो चुका है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी से पूछा कि आप ये बताएं कि हतमी फैसला क्या हुआ है, तो रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी है। इस दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत को बताया कि हमारी दरख्वास्त मौजूद है, ये कार्रवाई सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील अकरम शेख ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरा हक है कि आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल हो। मैंने अदालतों में आपके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है जो आईनी अदालत में ज़ेरे इल्तवा है। आपका कोई दायरा इख्तियार नहीं है, आप ये केस नहीं सुन सकते। अदालत का वक़ार कायम रखें। इस दौरान दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद एडवोकेट ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ केस में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तय कर चुका है। अदालत ने खुद तय करना है कि कार्रवाई कैसे आगे बढ़ानी है। इन्होंने दरख्वास्त दे दी जो अदालत से पहले मीडिया के पास पहुँच गई। मियाँ दाऊद एडवोकेट ने मजीद कहा कि जस्टिस तारिक जहांगीरी यहाँ अदालत में कुरान पाक की झूठी कसम उठाकर चले गए। मैं भी कसम उठाकर कहता हूँ कि उनके इनरोलमेंट फॉर्म तक बोगस थे। अगर वो सच्चे हैं तो LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 की मार्कशीट ले आएँ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील अकरम शेख ने अदालत से कहा कि हमें भी इतना ही मौका दें जितना इनको दिया है। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जवाब दिया कि देंगे ना मौका, आपके लिए मौका ही मौका है। दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद एडवोकेट ने मौका अख्तियार किया कि ये स्टे लेकर बैठे हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट की वजह से ये कार्रवाई रुक नहीं सकती। समाअत के दौरान रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने बताया कि तारिक महमूद जहांगीरी नकल करते पकड़े गए। कराची यूनिवर्सिटी की अनफेयर मीन्स कमेटी ने उन पर 3 साल की पाबंदी लगाई। कमेटी ने नकल करने और एग्जामिनर को धमकियां देने पर पाबंदी लगाई थी। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी के मुताबिक तारिक महमूद 1992 में दोबारा इम्तिहान देने के अहल थे, मगर पाबंदी के बावजूद तारिक महमूद ने डिग्री हासिल करने के लिए जाली इनरोलमेंट फॉर्म इस्तेमाल किया और LLB पार्ट 1 में तारिक जहांगीरी वल्द मोहम्मद अकरम के नाम से इम्तिहान दे दिया। LLB पार्ट 2 में तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम के नाम से इम्तिहान दे दिया। तारिक जहांगीरी ने फेक इनरोलमेंट नंबर से LLB का इम्तिहान दिया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी के मुताबिक तारिक महमूद अनफेयर मीन्स कमेटी के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए 1990 में तमाम पेपर्स में क्लियर नजर आए। LLB पार्ट 2 के लिए जो फॉर्म दिया गया उसका भी इस्लामिया लॉ कॉलेज के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि उनके पास ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं था। अथॉरिटीज़ ने इसकी तस्दीक की और सिंडिकेट ने फाइंडिंग्स पर डिग्री मनसूख करने का डिक्लेरेशन दिया। इस मौके पर इस्लामाबाद बार काउंसिल के रुकन ने अदालत को बताया कि डिग्री मनसूखी का फैसला सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया हुआ है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अदालत के पास जस्टिस तारिक जहांगीरी की 3 दरख्वास्तें हैं, पहले उन्हें सुन लें। एक दरख्वास्त अकरम शेख साहब की है और 2 दरख्वास्तें मेरी हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील अकरम शेख ने कहा कि जस्टिस जहांगीरी ने चीफ जस्टिस और दीगर ट्रांसफ़र होने वाले जजेस के खिलाफ मुकदमा किया हुआ है। आप इस केस में रिस्पोंडेंट हैं, आप ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस केस में तासुब सबके सामने है। हकीकी तौर पर यह केस तासुब पर मबनी है। लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में चीफ जस्टिस 15वें नंबर पर थे। क्या चीफ जस्टिस हिसाब बराबर कर सकते हैं? बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल दी है कि 1.5 साल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि डिग्री जाली है। आज रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया कि जस्टिस जहांगीरी LLB पार्ट 1, 2 और 3 में मौजूद थे। रजिस्ट्रार ने यह कहा है कि उनकी डिग्री के प्रोसेस में बेज़ाब्तगी थी। कराची यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया कि उन्होंने डिग्री जारी की थी जिसे कैंसिल किया गया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के मुताबिक रजिस्ट्रार ने तस्लीम किया कि यह फेक डिग्री का नहीं, बेज़ाब्तगी पर डिग्री कैंसिल करने का केस है। यह अभी तय होना है कि कराची यूनिवर्सिटी 40 साल बाद सच कह रही है या नहीं। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने सिंध हाई कोर्ट के सामने हुक्म इम्तिना पर एतराज़ नहीं किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी ने यह छुपाया कि सिंध हाई कोर्ट ने डिक्लेरेशन मुअत्तल कर रखा है। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी के हक़ाइक़ छुपाने पर सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन समेत तमाम कार्रवाई मुअत्तल कर रखी है। ये अदालत
इस सूरत हाल में केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर सलाउद्दीन से पूछा कि क्या आपने अभी जवाब जमा नहीं कराया, तो बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाब दिया कि कल 3 बजे हायर एजुकेशन कमीशन का रिकॉर्ड हमें मिला है। तो चीफ जस्टिस ने हिमास दिए कि आपने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया, तो यहाँ क्यों जवाब जमा नहीं करा रहे। तो बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाब दिया कि अभी मेरिट पर दलाइल नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी दरख्वास्तों पर दलाइल दे रहा हूँ। जवाब जमा कराने के लिए 30 दिन का वक्त दिया जाए। मगर इसके बाद जजेस उठकर चैम्बर में चले गए और फिर अदालती अमले ने बताया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ केस का ऑर्डर 3 बजे सुनाया जाएगा। और फिर डिवीजन बेंच ने फैसला सुना दिया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए ही नाअहल करार दे दिया। इस फैसले पर रद्दमल देते हुए तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिये में लिखा है कि पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को निहायत तशवीशनाक और एक ख़तरनाक नज़ीर करार देती है, जिसके ज़रिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया। आइन ने मोअज़्ज़िज़ जजेस के एहतसाब, ज़ाब्ता अखलाक और मुमकिना बदउनवानी या मिसकंडक्ट के मामलात के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम फराहम किया है। इस आइनी फोरम को नज़रअंदाज करके किसी जज के मुस्तक़बिल का फैसला किसी और तरीक़े से करना आइन से इन्हिराफ करने के बराबर है। एलामिये के मुताबिक अगर यही रास्ता अख्तियार किया गया तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बची कुची अलामती अफादियत पर भी संगीन सवालात खड़े हो जाते हैं। किसी को भी हक़ समात, मुनासिब फोरम और मुनसिफाना ट्रायल से महरूम करना इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने ना सिर्फ एक फ़र्द को मुतासिर किया है बल्कि इसके दूररस असरात होंगे। आज अगर एक जज इस तरह नाअहल करार दिया जा सकता है तो कल दीगर जज साहिबान भी इस रविश का शिकार हो जाएंगे। ये आज की समात का अहवाल था, उसके बाद फैसला आ गया। इस हवाले से ब्रेक के बाद बात करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन एक साथ हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। हमने प्रोग्राम में दावत दी थी बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब को जो वकील हैं तारिक जहांगीरी साहब के। इसके अलावा हमारे साथ मियां दाऊद एडवोकेट मौजूद हैं जो कि तारिक जहांगीरी के साहब के खिलाफ जैसे तारिक जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन करना था, उन्होंने इस्लामाबाद से कराची उनकी फ़्लाइट थी मगर अभी तक उनका नंबर बंद आ रहा है। जैसे ही अगर वो ज्वाइन करते हैं, प्रोग्राम लाइव है, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद बार काउंसिल से भी मौक़िफ़ सामने आए। मियां दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले नाउ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फोरम है किसी भी जज के खिलाफ कार्रवाई का, ये इस्तदा की गई, अदालत ने नहीं मानी। बार काउंसिल ने कहा कि जी अगर डिग्री का मसला है तो बार काउंसिल के पास सिर्फ और सिर्फ इख्तियार होता है, ये बात भी नहीं मानी गई। फुर्ती भी बहुत ज़्यादा नज़र आई। इसके अलावा इससे पहले भी ये नज़र आया कि इनको जज के ओहदे पर काम करने से भी रोक दिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट से ओवरटर्न हुआ मामला। बहुत फुर्ती में बहुत तेज़ी से फैसला दिया गया। हालांकि पटिशनर आप थे मगर आपको खुद भी नहीं लगता कि बहुत तेज़ी से हुआ है जो कुछ हुआ है? नहीं शाहजेद साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये जुलाई 2024 से ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग रहा और बदकिस्मती से जब भी अपने साथी जज के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो अदलिया में खामोश तरीके से उसको प्रोटेक्शन करने की जो है वो मुहिम शुरू हो जाती है और उसकी वजह से 2024 से लेके अनफॉर्चुनेटली आज दिसंबर 2025 के अंदर 1.5 साल बाद इस केस का फ़ैसला हुआ। और जहाँ तक बात रही कि इसमें सवाल होता है कि फैसला ऐसे हुआ कि सरफराज डोगर साहब सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, उनके खिलाफ पटिशनर है जहांगीरी साहब। फिर फैसला एक तरफ आप कहते हैं ये रिवायत है कि किसी एक के खिलाफ हो तो मामला तवालत का शिकार कर दिया जाता है, दूसरी तरफ इतनी जल्दी दिखाई सरफराज डोगर साहब ने कि जहांगीरी साहब कहते रहे कि जी आपका कॉन्फ्लिक्ट बनता है, मैं आपके खिलाफ पटिशनर हूँ, मगर उन्होंने बहुत तेज़ी से मामला आगे बढ़ाया। जहांगीरी साहब अगर कानून के मुताबिक बात करते तो उनकी बात बिल्कुल सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि 2014 से सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है इस असूल को तय कर चुका है कि आपने किसी जज के खिलाफ तासुब या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रेज़ करना है तो उसके लिए आपको ठोस शवाहद जो है वो देने पड़ेंगे। अगर आपके पास ठोस शवाहद नहीं है तो PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 585 के अंदर ये बात बड़ी वाज़ह तौर के ऊपर कह दी गई कि सिर्फ ज़ुबानी कलामी या तसव्वुराती तासुब की बुनियाद के ऊपर कोई जज जो है किसी जज के ऊपर अदम एतमाद जो है वो नहीं किया जा सकता। तसव्वुराती कैसे है जब वो पटिशनर हैं सुप्रीम कोर्ट में इनकी इस्लामाबाद ट्रांसफ़र और फिर चीफ जस्टिस बनने के खिलाफ? ये पटिशनर होना उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करता। उसकी वजह यह है कि ना तो जस्टिस डोगर जो हैं
वो तारक जहांगीरी के बेनिफिशरी हैं, ना तारक जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने जस्टिस डोगर साहब को हटवाने के बाद खुद चीफ जस्टिस बन जाना था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता नहीं है कानून की नज़र में। ये मौक़िफ़ जस्टिस डोगर साहब ने दिया, मगर फिर अचानक एक और बात सामने आई जो कि जस्टिस जहांगीरी साहब ने अपने ख़त में बताई कि उन्होंने पर्सनली कहा कि आप पोस्ट डेटेड इस्तीफ़ा दे दें, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है आपके खिलाफ फैसला देने का। उन्होंने तस्लीम किया, उसके बाद भी नहीं बनता था। सर 2015 में बिल्कुल इसी तरह की दरख्वास्तबाजी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने इसी तरह की दरख्वास्तबाजी के ऊपर जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो टर्न डाउन कर दी गई थी। उसमें भी जज साहब के ऊपर एक बेबुनियाद किस्म का इल्ज़ाम लगाकर ये दरख्वास्त दायर की गई कि आप जो हैं वो तासुब की बुनियाद के ऊपर मबनी हैं और आपका ज़ाती इंटरेस्ट है, आप जो है वो दबाव डाल रहे हैं, आप एक हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ज़ाती ग्रज रखते हैं, इसलिए आप बेंच से अलग हो जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 SCMR पेज 882 उसमें भी इस तरह की बात जो है वो डेप्रीशिएट की थी और वो टर्न डाउन कर दी थी सब। और आगे क्योंकि अब जब मेरिट पर बात करते हैं वो उम्मीद करते हैं कि सलाउद्दीन साहब का फ़ोन ऑन हो और वो इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार करें। उनका जो था कि कराची यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन मुअत्तल हुआ था, इस बात को भी लिफ्ट नहीं कराई अदालत ने। कराची बार के डिक्लेरेशन सिंध हाई कोर्ट बार के डिक्लेरेशन का रिट ऑफ को वारंटो के अंदर शाहजेब साहब कोई लेना देना कोई नहीं। मेरी रिट ऑफ को वारंटो क्या थी कि जस्टिस जहांगीरी साहब का जो LLB पार्ट 1 है और LLB पार्ट 2 है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो बोगस है, वो फोर्ज्ड है। और जो इस्लामिया गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज है वो ये कहते हैं ये मेरे कभी स्टूडेंट ही नहीं रहे। ये है अब जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है वो डिग्री की बुनियाद के ऊपर चल रही है। मैं ये तसव्वुर ये करता हूँ, कानून ये कहता है को जो रिट ऑफ को वारंटो है उसने सिर्फ रिकॉर्ड देखना है। सिंध हाई कोर्ट की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतासर नहीं कर सकती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई जो है वो सिंध हाई कोर्ट को मुतासर नहीं कर सकती। रिट ऑफ को वारंटो वहाँ पर दायर की जाती है जहाँ पर जो मुतलका पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो ऑफिस होल्ड कर रहा हो, वहाँ पर जुरिसडिक्शन जो है वो ली जाए। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त जो है वो जुरिसडिक्शन इन्वोक की हुई है, वो दुरुस्त हो सकते हैं। उस अदालत का फैसला जब आएगा उसको देखा जा सकता है, उसकी बुनियाद के ऊपर अपील्स फाइल की जा सकती हैं। लेकिन सिंध हाई कोर्ट की कोई भी कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की को वारंटो की कार्रवाई को मुतासर नहीं कर सकती। मतलब जो आज बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने कहा कि आज रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया कि जस्टिस जहांगीरी LLB पार्ट 1, 2 और 3 के एग्जाम्स में मौजूद थे, उनकी डिग्री के प्रोसेस में बेज़ाब्तगी का कहा रजिस्ट्रार ने। ये नहीं कि उनकी डिग्री जाली है या उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया, उन्होंने प्रोसेस की बेज़ाब्तगी की बात की। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन वो आधी बात सच कर रहे हैं, आधी बात जो है वो शायद अदालत में तवज्जो से सुन नहीं सके, इसलिए शायद वो उनको फैक्ट का नहीं पता। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि ये जो डिग्री है ये यूनिवर्सिटी की ही जारी करदा है, लेकिन इस डिग्री की बुनियाद पे जो 2 ट्रांसक्रिप्ट्स हैं LLB पार्ट 1 और LLB पार्ट 2 वो बोगस हैं। उस ट्रांसक्रिप्ट्स के ऊपर मार्क शीट्स के ऊपर जो एनरोलमेंट नंबर लिखे हुए हैं वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। सो डिग्री असली है या गलत है ये बात की बात है, उस डिग्री की जो बुनियाद है वो जालसाजी और बोगस के ऊपर मुलतवी है। ये बात कही थी कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने। अगर 3 दहाइयों बाद कराची यूनिवर्सिटी का ये मौक़िफ़ है तो ये तहकीक तलब मामला नहीं था, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी ने खुद ने उन्हें मौका नहीं दिया जस्टिस जहांगीरी को बुलाकर अपना मौक़िफ़ देने का और फैसला सादिर कर दिया। नहीं, जस्टिस जहांगीरी साहब को गुज़श्ता 1.5 साल से इस बात का इल्म था और उन्होंने दानिस्ता तौर के ऊपर इस चीज़ को अवॉइड किया, बल्कि जो मेरिट ऑफ द केस है उसके ऊपर जवाब देने की बजाय वो टेक्निकलिटीज़ को कहते रहे। 40 साल बाद का इशू मॉरल साइड के ऊपर तो आप एलेज कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जब भी रिट ऑफ को वारंटो सामने आएगी, जब भी कोई बात सामने आए, तब वो इशू जो है काज ऑफ एक्शन जो है वो रेज होगा और तब उसको एजिटेट किया जाएगा। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द रिकॉर्ड कर सकती है। तो आज ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट ने एग्जामिन किया, पार्ट 1 और पार्ट 2 के एनरोलमेंट्स नंबर जो हैं उनको देखा,
पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर जो जहांगीरी साहब ने मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए हुए हैं उनको काउंटर वेरीफाई किया और उसके बाद उनको उसका फैसला जो है वो सुनाया। जस्टिस जहांगीरी साहब के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद था यूनिवर्सिटी का। उस रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर उन्होंने आज से 4 माह पहले सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। जस्टिस जहांगीरी साहब के पास पटिशन के साथ मुंसलिक तमाम रिकॉर्ड मौजूद था और उन्होंने उसकी बुनियाद को उसको साथ लगाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज से 2 महीने पहले जो है वो दरख्वास्त दायर की थी। सो जस्टिस जहांगीरी साहब का ये कंडक्ट जो है इसका कोर्ट जायज़ा ले सकती है कि जो रिस्पोंडेंट है, कोई भी रिस्पोंडेंट है, कि वो दानिस्ता तौर के ऊपर अवॉइड कर रहा है अदालत के सामने जवाब देने से, या वो मगर इसके लिए तो बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने वक्त मांगा ना। उन्होंने कहा एचईसी ने कल रिकॉर्ड दिया है, तो अदालत टाइम दे देती। टाइम देने में क्या हर्ज था अदालत की तरफ से कि आज ही तो सुना, महफूज किया, सुनाया, पेशॉर ऑर्डर जारी कर दिया? जल्दबाजी आपको नहीं लग रही बिल्कुल भी सारे मामले में? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी शाहजेब साहब। जस्टिस जहांगीरी साहब का और बैरिस्टर सलाउद्दीन का यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड उनके पास 3-4 महीने से अवेलेबल है। उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की है। ये अपने बयान में ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि या तो अगर इनके पास रिकॉर्ड नहीं है तो फिर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में जाकर स्टे किस चीज़ की बुनियाद के ऊपर लिया। अगर इनके पास पिटीशन का रिकॉर्ड नहीं है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में किस दरख्वास्त की बुनियाद के ऊपर गए थे। जल्दबाजी कोई नहीं, सिर्फ इनसे ये पूछा गया रिस्पोंडेंट नंबर 1 को वारंटो के अंदर शाहजेब साहब, जो रिस्पोंडेंट होता है उसने अपनी क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट दिखाना होता है और कानून बताना होता है। वो क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट क्या है? LLB पार्ट 1 और LLB पार्ट 2। आज के दिन तक जस्टिस जहांगीरी साहब जो है वो LLB पार्ट 1 और LLB पार्ट 2 जो है वो सर्टिफिकेट्स ना किसी को दिखा रहे हैं, ना मंजर आम के ऊपर ला रहे हैं। मैं अपने नाज़रीन को फिर बताता चलूँ कि जो सवाल उठ रहा है, अनफॉर्चुनेटली बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब का नंबर अभी तक भी ऑफ आ रहा है। मगर अब एक सवाल ये उठा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फोरम है कि जज के खिलाफ कोई भी दरख्वास्त सुनी जाए, वहाँ पर ज़ाहिर दरख्वास्त है भी, बट फिर ये कहा गया कि नहीं जी, क्योंकि इनका वकालत करने का जो हक था उस पर ही सवाल उठ गया, ये मामला इसलिए है। तो फिर बार काउंसिल ने कहा कि अगर मामला आ जाए लाइसेंस का, वकील के लाइसेंस का, डिग्री का, तो फिर बार काउंसिल देखेगी, अदालत नहीं। क्योंकि अगर ये नज़ीर कायम हो जाए कि एक अदालत अपने साथी जज के खिलाफ फैसला दे रही हो, चीफ जस्टिस बेंच बनाए और फैसला दे दे, तो ये नज़ीर तो फिर मुस्तकबिल में पता नहीं किस किस के खिलाफ इस्तेमाल होगी। ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ना ही जो बार काउंसिल है उसको खातिर में लाया गया। नहीं शाहजेब साहब, हमारे दोस्त जो हैं वो दानिस्ता तौर के ऊपर गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने PLD 1988 सुप्रीम कोर्ट पेज 161 मलक असद अली मशहूर ज़माना केस, उसमें यह बात तय कर दी कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है आइन के आर्टिकल 209 के तहत वो अलग तौर के ऊपर प्रोसीड करेगा, लेकिन जो किसी जज की क्वालिफिकेशन से बाबत होगी तो मुतल्लका हाई कोर्ट के अंदर उस जज के खिलाफ रिट ऑफ कोवरेंटो जो है वो मेंटेनेबल है। और उसके बाद उसी को फॉलो करते हुए 2009 के अंदर सिंध हाई कोर्ट ने अपने एक साथी जज को रिट ऑफ कोवरेंटो के अंदर ही उनके ओहदे से हटा दिया था। इस्लामाबाद बार काउंसिल को आज सुने जाने का मौक़िफ़ इस वजह से गैर मुतल्लका है कि इस्लामाबाद बार काउंसिल जो है वो कोवरेंटो की रिट के अंदर मुतल्लका पार्टी नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार काउंसिल को भी मुकम्मल तौर के ऊपर सुना और जो बार एसोसिएशन है उनको भी मुकम्मल तौर के ऊपर सुना। जो वो नुक्ता उठाते हैं कि पहले वकील का लाइसेंस जो है वो हमें उसका फैसला करना देना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली मेरा तो केस ही ये है कि कोवरेंटो के अंदर कि इस सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से, खामी की वजह से, पहले ये वकला के साथ मिलीभगत करके, बार काउंसिल के साथ मिलीभगत करके ये इन्होंने लाइसेंस लिया, और उससे पहले इन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ मिलीभगत करके अपनी डिग्री ली, और उसके बाद फिर ये सिस्टम के साथ कमज़ोरी का, खामी का या मिलीभगत का फ़ायदा उठाते हुए हाई कोर्ट के जज बन गए। सब देखें, जो पहले फैसला आया जिसमें ज़ाहिर जल्दबाजी के हवाले से भी सवाल उठता है कि पहले इन्हें काम करने से रोक दिया गया। फिर जहांगीरी साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि उनके ऊपर दबाव है, जो काम करने से रोका वो सुप्रीम कोर्ट में मामला स्टैंड नहीं कर पाया। अब जिस तरीके से जो कि बहुत सारे एतराज़ात इनकी तरफ से उठाए गए, उसके बावजूद जो फैसला दिया गया है, जैसे आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी में नहीं है, मगर बहरहाल सवाल उठ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड कर पाएगा? ये बिल्कुल आईनी अदालत में स्टैंड कर पाएगा, स्टैंड करेगा, क्योंकि इसके अंदर गुज़श्ता 1.5 बरस से ये सारा रिकॉर्ड, ये सारा मामला जस्टिस जहांगीरी साहब के इल्म में था। उनका अपना कंडक्ट जो है वो अदालती फ़ाइल का रिकॉर्ड का हिस्सा है।
और इंशाल्लाह ताला ये आईनी अदालत में बिल्कुल स्टैंड करेगा। ये आपका ये कॉन्फिडेंस, अगर किसी यादव साहब, ये आपका ये कॉन्फिडेंस इसलिए केस के मेरिट्स की वजह से है या आईनी अदालत के नाम की वजह से है? केस के मेरिट की वजह से शाहजेब साहब, अगर मैं जेन्युइनली आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप ये जस्टिस जहांगीरी साहब का LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 के ये दोनों डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, आप जस्टिस जहांगीरी साहब को कहेंगे वो आपकी अदालत में लाके ये दोनों डॉक्यूमेंट पेश कर दें। अगर शाहजेब खान सादात साहब इस डॉक्यूमेंट के ऊपर 100% मुतमन होंगे तो मैं माजरत कर लूंगा, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अगर न्यूज़ फोरम है ये जुडिशल फोरम नहीं है, न्यूज़ फोरम है, उम्मीद करता है कि सलाउद्दीन साहब होते हैं वो खुद इस बात का जवाब देते हैं। अब ये न्यूज़ फोरम है, बगैर आपकी का जो ज़ाहिर कॉन्फिडेंस है उसके बावजूद जब से जस्टिस डोगर साहब चीफ जस्टिस बने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बहुत सारे सवालात उठे हैं। सिर्फ इस मामले का नहीं उठा, साथ ही जजिस ने दीगर मामलात पर भी सवालात उठाए हैं। ये जो कंट्रोवर्सी है जिसके साथ ज़ाहिर आप पटिशनर आप हैं, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में भी आप इस सारे के सारे मामले को इसी तरीके से डिफेंड कर पाएंगे? जब ये आज के मामला तारीख बन जाएंगे, आप इसी तरीके से डिफेंड कर पाएंगे जो कुछ हो रहा है और जो कुछ किया गया? अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो अपने केस के मेरिट की बुनियाद के ऊपर इसी तरीके से डिफेंड करेंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट कल बोगस और जाली थे, आज बोगस हैं और जाली हैं, तो मुस्तकबिल में भी ये बोगस और जाली होंगे। तो जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाबत जो कंट्रोवर्सीज और बातें चल रही हैं, वो तो 5 जज साहबान का बज़ाहिर अलानिया वाज़ह तौर के ऊपर एक उनका एक आइनी और कानूनी हक है, उनका एक स्टैंड है कि जस्टिस डोगर साहब को जो है वो खिलाफ कानून लगाया गया, उन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज किया, उनकी पटिशन डिसमिस होगी, उनकी ICA डिसमिस होगी, वो अपनी कानूनी हक, अपना कानूनी जंग लड़ने का हक रखते हैं। और आप जो मामला देखते हैं, क्या इदारों का जस्टिस जहांगीरी से नाराज़ होना, इतना तेज़ फैसला आना, कोई ताल्लुक नहीं है दोनों का? शाहजेब साहब, ये कतई तौर के ऊपर तेज़ नहीं है। मैंने गुजारिश की, ये जुलाई 2024 से ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। जहाँ तक रह गई बात के अदारों का नाराज़ होना, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये बात तस्लीम कर भी ली जाए, फिर भी इस बात को जवाज़ नहीं दिया जा सकता कि जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर कोई शख्स वज़ीर आज़म बन जाए, कोई शख्स जज बन जाए, कोई शख्स सरकारी अफसर बन जाए। बहुत शुक्रिया। मियां दाऊद एडवोकेट का मौक़िफ़ सुना। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब का नंबर अभी तक बंद है। हमने इस दौरान इस्लामाबाद बार काउंसिल के वकील से भी रब्ता किया कि वो प्रोग्राम में ज्वाइन करें, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखें। पाकिस्तान में ख़वातीन के ख़िलाफ़ सिनफ़ी बुनियादों पर तशद्दुद और जराइम में तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा हो रहा है। घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा देखा जा रहा है। ताहम ऐसे मुकदमात में सज़ाओं की शरह निहायत कम है। इसी तनाजुर में आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक़ के इजलास में मुल्क भर में जेंडर बेस्ड वायलेंस और ख़वातीन के ख़िलाफ़ घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक अहम बहस हुई। इजलास के दौरान गुज़िश्ता चंद बरसों में पंजाब में सिनफ़ी बुनियादों पर तशद्दुद से मुताल्लिक तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार भी सामने आए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी की खबर के मुताबिक आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक़ का इजलास चेयरपर्सन सेनेटर समीना मुमताज़ ज़हरी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास के दौरान कमेटी की रुकन और पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि घरेलू तशद्दुद के मुकदमात में सज़ाओं की शरह 5% है, जो कि हैरानकुन है। और अब आकर घरेलू तशद्दुद के हवाले से बिल पास हुआ है। इसके बाद सेनेटर शेरी रहमान ने इजलास में जियो के ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 का जिक्र करते हुए कहा कि केस नंबर 9 में जेंडर बेस्ड वायलेंस के बाद कोर्ट्स का जिक्र है। इस सीरियल में दिखाया गया है कि रेप के बाद ख़वातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ख़वातीन से वायलेंस की वजूहात पूछने के बजाय उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। शेरी रहमान ने मज़ीद कहा कि पंजाब में पुलिस एहलकारों ने एक मुलजिम का ढोल बजाकर और हार पहनाकर इस्तकबाल किया। एक लड़की को कत्ल करके इज्जत बचाने का जवाब पेश कर दिया जाता है। क़वानीन बनाने के बाद उन पर अमल दरामद कैसे होगा? पहले ख़वातीन को रिपोर्ट दर्ज करवाने से रोक दिया जाता है। इजलास के दौरान कमेटी की चेयरपर्सन सेनेटर समीना मुमताज़ ज़हरी ने कहा कि रेप का मसला हो तो पुलिस कहती है कि आपने खुद कुछ किया होगा। रेप के अलावा कोई और मसला हो तो पुलिस कहती है कि यह ख़ानदानी मामला है। खुद कुछ भी करें तो ठीक, मगर बहन कुछ करे तो गैरत जाग जाती है। इजलास के दौरान नूर मुकद्दम कत्ल केस में जस्टिस अली बाकर नजफी के इजाफी नोट पर भी बहस हुई और एक बार फिर इस नोट की मजम्मत की गई। इस हवाले से कमेटी की चेयरपर्सन सेनेटर समीना मुमताज़ ज़हरी ने कहा कि एक जज की जानिब से ऐसे अल्फाज समझ से बालातर हैं। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि मुल्क भर में 480 कोर्ट्स मौजूद हैं। हमें कहा जाता है
कि कानून साजी करें मगर कानून पर अमल दरामद कौन करवाएगा। इस हवाले से समीना मुमताज़ जहरी ने कहा कि अदालत में फैसले देती हैं मगर उन पर अमल नहीं होता और अदालतों के फैसलों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने कहा कि एक केस में जस्टिस आजम खान ने फैसला दिया कि 15 साल की बच्ची की शादी हो सकती है। जस्टिस आजम खान इस वक्त हाई कोर्ट के जज हैं जो राना सनाउल्लाह के केस में प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। जस्टिस आजम खान किस अहलियत और किस बुनियाद पर जज बनाए गए हैं। इजलास के दौरान पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे ने सिनफी इम्तियाज़ पर होने वाले तशद्दुद के आदाद-ओ-शुमार पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 2021 में मजमूई तौर पर जेंडर बेस्ड वायलेंस के 30,757 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2022 में जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस की तादाद 35,477 तक पहुंच गई। यानी 2021 से 2022 के दौरान पंजाब में जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस में 15% इजाफा हुआ, जबकि 2023 में पंजाब में मजमूई तौर पर जेंडर बेस्ड वायलेंस के 46,036 केसेस रिपोर्ट हुए। यानी 2022 से 2023 के दौरान पंजाब में जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस में 30% तक इजाफा हुआ। इसी तरह 2024 में जेंडर बेस्ड वायलेंस के मजमूई केसेस 61,097 तक पहुंच गए। यानी 2023 से 2024 के दौरान इस नौइयत के केसेस में 33% इजाफा हुआ। इजलास के दौरान कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की चेयरपर्सन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पुलिस और अदलिया को साथ साथ चलना चाहिए। हमारे पास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन उनकी डेटा मैनेजमेंट नहीं की जा रही है। इस्लामाबाद से इस चीज़ का आगाज़ होना चाहिए और वजारत कानून और इंसाफ के नुमाइंदे को भी इजलास में होना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।